उमर खालिद जो जेल में है, लेकिन वो जेल में नहीं होता अगर उसका नाम उमंग या उमेश होता। उसकी बेल एक बार फिर से रिजेक्ट कर दी गई है। भारत की राजधानी दिल्ली में फरवरी 2020 में हुए दंगे आज भी देश की राजनीति और न्यायपालिका में चर्चा का मुद्दा बने हुए हैं। इन दंगों में 53 लोग मारे गए और 700 से अधिक लोग घायल हुए। सैकड़ों घर, दुकानें और गाड़ियां जला दी गई। दिल्ली पुलिस का दावा रहा है कि यह घटना अचानक से नहीं हुई थी, बल्कि एक सोची समझी बड़ी साजिश का हिस्सा थी। इसी कथित साजिश के आरोप में जेएनयू के पूर्व छात्र नेता उमर खालिद और शोधार्थी शर्जील इमाम को गिरफ्तार कर 5 साल से जेल की सलाखों में रखा गया है। लेकिन सवाल ये है, 5 साल बाद भी जब ना ट्रायल शुरू हुआ न जमानत मिली, तो क्या यह न्याय की प्रक्रिया है या फिर इन दोनों की आवाज को दबाने की राजनीतिक खेल? बिना ट्रायल के जेल में सवाल पर सवाल है कि आज देश में इस मामले को लेकर 2 बड़े खेमे साफ दिखाई देते हैं। पहला कहता है कि उमर खालिद और शर्जील बेगुनाह हैं, जिन्हें सरकार के खिलाफ बोलने की सजा दी जा रही है। दूसरा ये कहता है कि ये दोनों ही दिल्ली दंगों के मास्टरमाइंड थे और देश को अस्थिर करने, हिंसा फैलाने और भारत की छवि खराब करने की साजिश रच रहे थे। लेकिन एक और गहरी चिंता न्याय व्यवस्था पर उठती है। क्या 5 साल तक किसी को बिना ट्रायल जेल में रखना सजा से पहले सजा देना है? जनता में सबसे बड़ा सवाल ये उठता है जब तुलना शाहरुख पठान जैसे आरोपी से की जाती है। दंगों के दौर में वायरल वीडियो में शाहरुख पठान को पुलिस पर पिस्तौल तानते हुए पूरे देश ने देखा था। इतना बड़ा सीधा हिंसा का सबूत होने के बावजूद उसे जमानत मिल गई। तो फिर उमर और शर्जील क्यों अब तक जेल में हैं? यहाँ फर्क है आरोपी की प्रकृति में। शाहरुख पठान पर हिंसा में शामिल होने का प्रत्यक्ष आरोप था, लेकिन उस पर यूएपीए यानी गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम नहीं लगाया गया, जबकि उमर और शर्जील पर साजिश के मास्टरमाइंड होने का आरोप है और उन पर यूएपीए लगाया गया है। और एक बार फिर जब यूएपीए लग जाता है तो जमानत मिलना लगभग असंभव हो जाता है, क्योंकि कोर्ट का यह मानना होता है कि प्रथम दृष्टया यानी पहली नजर में पुलिस के आरोप सही है। यूएपीए क्या है और क्यों विवादित है? यूएपीए, जिसको हम बोलते हैं अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट 1967 का यह कानून, जिसे आतंकवाद और देश विरोधी गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए बनाया गया था। इस धारा की सबसे बड़ी खासियत और आलोचना ये है कि पुलिस किसी भी व्यक्ति को लंबे समय तक हिरासत में रख सकती है। जमानत मिलना बेहद कठिन है, क्योंकि कोर्ट को जांच एजेंसी के आरोप को सही मानना होता है। इसी वजह से विपक्ष, मानवाधिकार कार्यकर्ता और कई पूर्व जज भी कहते हैं कि सरकार इस कानून का दुरुपयोग करती है, खासकर अपने आलोचकों पर। उमर खालिद के बारे में समझे तो उमर खालिद जेएनयू छात्र राजनीति से उभरे चेहरों में से है। 2016 में जेएनयू विवाद में कन्हैया कुमार और साहिला राशिद के साथ उनका नाम देशद्रोह के आरोपों में चर्चा में आया था। 2020 के मामले में पुलिस का आरोप है कि उमर खालिद कई व्हाट्सएप ग्रुप में सक्रिय थे, जिनमें दंगे रचने की योजना बनती थी। एक गवाह ने बयान दिया कि उमर ने सीलमपुर में गुप्त बैठक कर लोगों को चाकू, एसिड, मिर्च पाउडर जमा करने के लिए कहा। उनके भाषणों में सीएए, एनआरसी, बाबरी मस्जिद और कश्मीर को लेकर कई विवादित बयान दिए गए थे। दिल्ली पुलिस का दावा है कि उमर ने 23 स्थानों पर प्रदर्शन संगठित किए, जो बाद में हिंसक हो गए। लेकिन उमर के वकीलों का पक्ष ये है कि पुलिस के पास कोई भी हथियार, पेशा या हिंसा में सीधा सबूत उमर से जुड़ा हुआ नहीं मिला। उनकी गिरफ्तारी गुप्त बैठकों और गुमनाम गवाहों के आधार पर हुई है। यह सब आवाज दबाने और असहमति खत्म करने का प्रयास है। शर्जील इमाम की गिरफ्तारी उनके चिकन नेक वाले विवादित बयान के कारण हुई थी। उन्होंने अलीगढ़ और आसनसोल में भाषण दिया था, जिसमें कहा था कि असम तक पहुंचने वाले 22 किलोमीटर लंबे सिलीगुड़ी कॉरिडोर चिकन नेक को अगर बंद कर दिया जाए तो भारत सरकार को कई महीने तक परेशान किया जा सकता है। पुलिस का कहना है कि यह सीधा भारत से असम को काटने और लोगों को भड़काने का आह्वान था। इसी आधार पर उन पर राजद्रोह और यूएपीए लगाया गया था। लेकिन शर्जील और उनके वकीलों का कहना है उनका उद्देश्य हिंसा भड़काना नहीं था, बल्कि यह सिविल नॉन वायलेंट प्रोटेस्ट की बात थी। दंगों के समय वे दिल्ली में नहीं थे और मुख्य आरोपी से सीधा संपर्क नहीं था। उनके बयान की गलत व्याख्या की गई। कोर्ट में स्थित और हालिया घटनाक्रम के अनुसार सितंबर 2025 में दिल्ली हाईकोर्ट ने उमर खालिद, शर्जील इमाम और अन्य 7 की जमानत याचिका खारिज कर दी गई थी। कोर्ट ने कहा दोनों की भूमिका प्रथम दृष्टया गंभीर और साजिश का हिस्सा लगती है। 5 साल जेल में रहना जमानत के लिए आधार नहीं हो सकता। दंगे अपने आप नहीं थे, बल्कि योजनाबद्ध तरीके से हुए थे। खास बात यह है कि कुछ अन्य आरोपी जैसे नताशा नरवाल, देवगना कलिता और आसिफ इकबाल तन्हा को 2021 में जमानत मिल गई थी,
पर पुलिस का कहना है कि उमर और शर्जील की भूमिका, प्रभाव और गतिविधियां उनसे कहीं अधिक गंभीर और केंद्रीय थी। कि ये क्या धर्म का सवाल है? मुसलमान होने की सजा दी जा रही है। समर्थकों का आरोप है कि मुसलमान होने की वजह से उमर और शर्जील को निशाना बनाया गया। उनकी मां से लेकर अभिनेता प्रकाश राज तक ये आरोप लगा रहे हैं। हालांकि इस थ्योरी की कुछ कमजोरियां भी बताई जाती है। शाहरुख पठान भी मुसलमान था, उसने बंदूक तानी थी, फिर भी उसे जमानत मिल गई। सहला रशीद भी मुसलमान थी, लेकिन वे आजाद है। इसलिए कई आलोचक कहते हैं कि मामला धर्म का नहीं है, बल्कि इनकी भूमिका और एक्टिविज्म का स्तर है। इनके साथी चुप क्यों हैं? कन्हैया कुमार और सहला रशीद, जो इनके पुराने साथी थे, आज खुलकर इनके सामने समर्थन में नहीं आते। कन्हैया अब कांग्रेस में हैं और कहते हैं कि संविधान के पक्ष में बात करेंगे, लेकिन उमर और शर्जील पर सीधा नहीं बोलते। सहला रशीद तो राजनीति से लगभग अलग हो चुकी है। कहा जाता है कि राजनीतिक करियर और दबाव की वजह से इनकी दूरी और चुप्पी बनी हुई है। कानूनी विशेषज्ञों की राय माने तो मानवाधिकारी कार्यकर्ता और कई रिटायर्ड जजों का मानना है कि आज उमर और शर्जील के खिलाफ ऐसा सबूत अदालत में पेश नहीं हुआ जिसने आतंकी साजिश की श्रेणी में रखा जाए। दूसरी ओर सरकार और पुलिस का पक्ष ये है कि ये गहरी, संगठित और खतरनाक साजिश थी। ये न्याय है या सियासत? अब बात यह है कि क्या ये न्याय है या सियासत? उमर खालिद और शर्जील इमाम का केस आज भी कोर्ट में विचाराधीन है। देश की अदालत ही आखिर फैसला करेगी, लेकिन आज़ादी, असहमति और कानून के दायरे में न्याय के सवाल इस केस के साथ हमेशा जुड़े रहेंगे। एक और दिल्ली पुलिस को 300 पन्नों की चार्जशीट गवाह, व्हाट्सएप चैट और भाषणों का हवाला देती है। दूसरी ओर आलोचक कहते हैं कि असहमति की आवाज को दबाने और विरोध को आतंकवाद का नाम देने का यह उदाहरण है। तो सबसे बड़ा सवाल देश की जनता के लिए सामने यही है, क्या उमर खालिद और शर्जील इमाम वास्तव में साजिश करता है, या फिर असहमति की आवाज उठाने वाली पीढ़ी के दो चेहरों को सरकार चुप करना चाहती है? और एक और बुनियाद सवाल ये है, क्या 5 साल तक बिना ट्रायल जेल में रखना न्याय है या सजा से पहला सजा देना? फिलहाल अब सारी उम्मीद सुप्रीम कोर्ट के अगले फैसले पर टिकी है, जो यह तय करेगी कि आने वाले सालों में भारतीय लोकतंत्र और कानून की दिशा किस ओर जाएगी।